हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2025 को टारगेट करते हुए हमारी जो सीटेट पीवाईक्यूज क्लासेस हैं वो शुरू हैं, जिसमें आज की क्लास नंबर 3 रहेगी। इससे पहले हम 2 क्लासेस आपको करवा चुके हैं, ठीक है। और आज ये जो हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है सीटेट का, ये 7 जुलाई 2024 को जो परीक्षा हुई थी ये उसका पेपर है और ये पेपर फर्स्ट है, ठीक है। पेपर फर्स्ट की जो सीडीपी है इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद 7 जुलाई का जो सेकंड पेपर है उसकी सीडीपी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस रहेंगे सीडीपी के, जिनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, क्योंकि अब आपको क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस की लैंग्वेज इसी तरीके से मिलती है एग्जाम में, ठीक। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें अपने आप को व्यस्त और एक्टिव रूप से शामिल महसूस करते हैं किस कंडीशन में? जब उनके पूर्व ज्ञान को अलग किया जाता है और नकारा जाता है। निगेटेड जो है, डिस्कार्डेड निगेटिव वर्ड है, ठीक है। अगर हम बच्चे के जो उसको पहले से पता है, जितना ज्ञान उसको पहले से है, उसको अगर हम अलग कर देंगे तो वो नए ज्ञान की समझ कैसे बनाएगा, वो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से कैसे जोड़ेगा? फिर नया तो उसके लिए एकदम नया ही हो जाएगा, ठीक है। जबकि रचनावाद कहता है कि बच्चा अपने नए ज्ञान को पुराना जो उसको ज्ञान है उसके बेस पे वो अपनी समझ बनाता है, ठीक है। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं, तब बच्चा अपने आप को व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। ये ऑप्शन आपका ठीक है। बाकी अगला ऑप्शन कहता है कि अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है। नहीं, जहां भी रोट लर्निंग होगी वो हमारा नेगेटिव ऑप्शन होता है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। हम कभी भी बच्चों की जो सामाजिक सोशियो इमोशनल नीड्स हैं उनको हम कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन है कि जब भी जो गतिविधियां हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो बच्चों के संदर्भ से, बच्चों के कॉन्सेप्ट से, बच्चों के टॉपिक से, या ऐसी गतिविधियां जिनमें बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, जब वो ऐसी गतिविधियां करता है तब अपने आप को व्यस्त और सक्रिय महसूस करता है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कहता है कि अभिकथन ए कहता है टीचर्स को क्लास में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए। प्रभावी संज्ञान क्या होता है? संज्ञान जुड़ा है हमारे मस्तिष्क से, ठीक है। संज्ञान में क्या आता है? जैसे हमारा ध्यान, ठीक है। तो प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए, प्रभावी संज्ञान का मतलब बच्चे का ध्यान भटकना नहीं चाहिए, बच्चे की मेमोरी अच्छी रहनी चाहिए, बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता है वो बनी रहे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों की डेवलप होती रहे। इसके लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। संवेगात्मक यानी कि इमोशनल सहारा देते रहना चाहिए, बच्चों को स्नेह करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। बच्चों के अंदर यदि बच्चे असुरक्षा महसूस कर रहे हैं या बच्चों के अंदर जो डर है या बच्चों के अंदर शर्म है तो उसको दूर करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हम उनको संवेगात्मक सहारा दे सकते हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं, बात यह भी ठीक है, क्योंकि संवेग इमोशनल है। इमोशनल का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे अंदर कोई डर हो, या हम जैसे अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो, या हमारे अंदर कोई एंजाइटी हो, ठीक है, तनाव हो, तो उसका फर्क हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है। उससे हमारा ध्यान भटक जाता है, हम काम अच्छे से नहीं कर पाते, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसका एक दूसरे से जटिल संबंध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें हमारा ए और आर दोनों सही है, और यहाँ पे ए की आर बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि बच्चों का संज्ञान प्रभावी तभी बनेगा जब वो संवेगात्मक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो सेकंड रहेगा वो आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, जिनको जो सीखने में अक्षम हैं, जो कठिनाई है उनको, ऐसे बच्चों में मानक बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से निदानित बहुत कम बुद्धि लब्धि होती है। देखिए, मानक बुद्धि परीक्षण कह रहा है, मानक बुद्धि परीक्षण
यानी कि इसमें बहुत कम बुद्धि, ये गलत है। क्या है ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी है, ऐसे बच्चों की बुद्धि सामान्य या औसत के आसपास होती है। उनको सिर्फ लर्निंग में डिफिकल्टी है ना, सिर्फ लर्निंग में डिफिकल्टी है, वो डिसेबल्ड नहीं है, कठिनाई महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की जो बुद्धि है वो या तो सामान्य होती है, क्या होती है? सामान्य, यानी कि औसत के आसपास होती है, और वो मानसिक मंदता के शिकार यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी, नहीं, वो सीखने में अक्षम है बेचारे, डिफिकल्टी महसूस हो रही है, दृष्टिदोष उनको नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको दृष्टिदोष से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये भी ऑप्शन हट जाएगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या होती है, ये भावनात्मक व्यवहारिक समस्या है जो एक अलग कैटेगरी में आती है, ये सीखने की अक्षमता का लक्षण नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन हट जाएगा। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर उनको भ्रम होता है ऐसे बच्चों को। ठीक है, क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले जो अक्षर होते हैं उसको लेकर उनको भ्रम हो सकता है, और ये डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में क्या होता है? बच्चा पी को क्यू पढ़ देगा, क्यू को पी जल्दी समझ नहीं पाता है, शा को वाज पढ़ेगा, शा को वाज पढ़ेगा। ठीक है, कई बार गॉड लिखा है तो उसको डॉग पढ़ देगा, डॉग लिखा है उसको गॉड पढ़ देगा। इस तरीके की समस्याएं बच्चों को होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ जो है वह राइट हो जाता है। हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर हम अलग से आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे, अब आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। प्रगतिशील शिक्षा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समझिए, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है इसमें बच्चे को केंद्र में रखा जाता है, इसमें बच्चा सेंटर में होता है, यानी कि बच्चे के हिसाब से, उसकी रुचि योग्यता क्षमता के हिसाब से उसके लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, बच्चे को सेंटर में रखा जाता है। ठीक है, और बच्चा यहाँ इसमें बच्चा एक्टिव होता है, वो एक्सप्लोर करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस होता है प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है, इसमें टीचर जो है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? मार्गदर्शक की। अब इसके ऑप्शन क्या है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। अगर हम बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देंगे तो यहाँ पे प्रगतिशील शिक्षा में स्वतंत्रता तो है, लेकिन टीचर मार्गदर्शक के रूप में एक्टिव होता है। पूरी तरह बच्चों को अपने हाल पर छोड़ देना ठीक नहीं है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई, अब ऐसा नहीं होता है। प्रगतिशील शिक्षा में जो बच्चे हैं वो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं, और जो टीचर होता है यहाँ पे वो एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यहाँ पे शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है, बच्चों को हेल्प करता है। ठीक है, सुविधा देता है, सुविधा प्रदाता के रूप में काम करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के लिए शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को एज इट इज लागू कर देता है, ये तो ठीक नहीं है भाई, कि अब जो सिलेबस है, जो करिकुलम, उसको जैसा आया वैसे ही अप्लाई कर दो, वही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। फिर अगर सेम वही अप्लाई कर दोगे तो बच्चा फिर वो तो रटने पर डिपेंड हो जाएगा, वो नया कहाँ से सीखेगा, है ना। ये इसमें इंक्लूड नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत है। हमारा 3 नंबर जो पॉइंट है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, ये अन्य छात्रों की तुलना में, दूसरे छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, कंपैरेटिवली एडवांस्ड पेस देन अदर स्टूडेंट्स। दूसरे विद्यार्थी होते हैं वो अगर चीज़ों को 3 बार समझाने पर समझेंगे तो ये 1 बार में ही समझ जाएंगे, ये उनसे जल्दी सीखते हैं, इनकी समझ में चीज़ें जल्दी आ जाती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन है। अगला कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से बिल्कुल मुक्त होते हैं, यानी कि इनको कभी भी लर्निंग डिफिकल्टी होती नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा प्रतिभाशाली है तो शिक्षा के हर क्षेत्र में वो माहिर हो, या समाज के हर काम उसको आते हों, या अपने इमोशंस पर बहुत अच्छा कंट्रोल हो उसको। ऐसा नहीं हो सकता है कि बहुत जल्दी इमोशंस में वो बह जाता हो, ठीक है, ये भी गलत है।
ये प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा खुश ही रहते हों या बहुत लोकप्रिय ही हो या हर तरह से हर जगह एडजस्टमेंट कर ही लें, नहीं जरूरी है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन, बाकी सारे गलत हैं। अगला प्रश्न आपसे देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है और इसमें आपको पूरी पियाजे की थ्योरी, अगर आपने कंप्लीट थ्योरी पढ़ी है तभी इस प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। आइए इसको समझाते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी अवस्था? प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपको पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली अवस्था 0 से 2 साल की होती है, दूसरी 2 से 7 साल की होती है, तीसरी 7 से 11 वर्ष की होती है, चौथी 11 से प्लस या फिर 11 से 15 वर्ष तक की होती है। अब इसमें कह रहा है कि कौन सी, बहुत ध्यान से समझना, कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि इसमें बच्चा 2 से 7 साल का है, 2 से 7 साल का बच्चा है, इसको ध्यान में रख करके आंसर करना है आपको। अब बच्चा 2 से 7 साल का है यानी कि उसके अंदर जो है प्रतीकात्मक खेल यानी कि सिंबॉलिक प्ले और जीववाद और एनिमिज्म आ जाता है। ये ऑप्शन इसमें राइट है, लेकिन हम चारों ऑप्शन के एक एक वर्ड आपको समझाएंगे। ये ध्यान रख लो कि पहले ये राइट है, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। अब ये होता क्या है? प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। यहाँ पे सिंबॉलिक प्ले या प्रतीकात्मक खेल का मतलब होता है कि जब बच्चा किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु का सिंबल मान करके खेलता है। जैसे बच्चा क्या करता है, कई बार डंडा लेकर के डंडे को तलवार समझ करके चलाता है, डंडे को तलवार समझ करके घुमाता है। बच्चे खेल रहे हो तो कहते नहीं आओ, अगर उन्होंने कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसमें तलवार लड़ाई जा रही है तो वो उसी तरीके की एक्टिंग करते हैं, है ना। और तो वो डंडे को तलवार समझ करके यहाँ खेल रहा होता है, तो डंडे को उसने किसका सिंबल समझा? तलवार का सिंबल समझ। या आपने अक्सर घरों में देखा होगा, बच्चे, छोटे बच्चे क्या करेंगे, 2 से 7 साल का बच्चा है, उसको वो क्या करेगा, मोबाइल ले लेगा और मोबाइल को एज अ कार या एज अ गाड़ी, खिलौना जो टॉय होता है, तो गाड़ी समझ करके चलाएगा। क्या करेगा बच्चा? मोबाइल को गाड़ी समझेगा, मोबाइल को गाड़ी यानी कि जो छोटी मोटी उसकी जो बच्चे खिलौने जो कार होती हैं, खिलौने कार, वो समझ करके चलाएगा, मोबाइल को चलाएगा। तो इसने यहाँ पे मोबाइल को इस कार का सिंबल बना दिया, कार का सिंबल बना दिया मोबाइल को, ठीक है। मोबाइल को गाड़ी समझ करके चला रहा है यानी कि वो प्रतीकात्मक खेल कहलाएगा। डंडे को तलवार मानकर खेल रहा है, प्रतीकात्मक खेल कहलाएगा। या कोई छोटा सा उसके हाथ में खिलौना हो तो उसको बंदूक समझ करके चलाएगा, तमंचा समझ करके चलाएगा, तो उसका सिंबॉलिक प्रतीकात्मक खेल होता है। जीववाद का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बच्चा जो है वो सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, ठीक है। 2-3 साल का बच्चा हो और अगर उसको चोट लग जाए और टेबल से अगर चोट लगी है, अब वो रो रहा है और आप कह दो कि टेबल से चोट लगी है, वो कहेगा हाँ, अब तुम टेबल को पीटने लग जाओ, टेबल को पीटने लग जाओ, और कह दो देखो हमने भी इसको मार दिया, बच्चा चुप हो जाता है, तो वो जीववाद होता है यानी कि वो सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, ठीक है। ये कहानी है यहाँ पे। ये जो 2 ऑप्शन है ये है 2 से 7 साल के बच्चे के, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और बाकी जो ऑप्शन के गलत हैं उनको समझेंगे कैसे गलत हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन यानी कि वर्गीकरण और क्रमबद्धता। ये हमारी ठोस संख्यात्मक अवस्था है जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा है 7 से, इसमें जो बच्चा है आपका यहाँ पे वो है 7 से 11 साल का। 7 से 11 साल के बच्चे को ध्यान में रख करके उसको समझो। यहाँ पे बच्चे के अंदर वर्गीकरण आ जाता है। यहाँ पे बालक वस्तुओं को उनके शेप एंड साइज के हिसाब से, रंगों के हिसाब से लगाने लग जाते हैं। अगर हम उसको कह दें कि रेड कलर की बॉल्स अलग रखना, ग्रीन कलर की अलग रखना, येलो कलर की अलग रखना, या जो अलग अलग शेप होते हैं उनके शेप के हिसाब से चीज़ों को लगाओ, या साइज के हिसाब से चीज़ों को लगाओ। जो बड़ा है उसको इस डिब्बे में डालो, जो उससे छोटा है उसको इस डिब्बे में, और जो थर्ड श्रेणी के बिल्कुल छोटे हैं उनको इस डिब्बे में डालो। वो बच्चा करने लग जाता है, ठीक है। यानी वस्तुओं को जो भी चीज़ें हैं उनको क्वालिटीज़ के हिसाब से या उनमें क्या कमी है उसके हिसाब से उनको अलग अलग करने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों के अंदर सीरिएशन आ जाता है, क्रमबद्धता आ जाता है, चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना शुरू कर देते हैं,
ठीक है, तो ये विशेषता है 7 से जब बच्चा 11 साल का हो रहा होता है। अब है संरक्षण और अमूर्त चिंतन। संरक्षण और अमूर्त चिंतन ये भी 7 से 11 साल के बच्चे की ही विशेषता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे के अंदर संरक्षण का गुण आ जाता है, यानी कि वो ये समझ जाता है कि मिट्टी का आकार बदल सकता है लेकिन आयतन नहीं। यानी कि अगर गीली मिट्टी को हम जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी बर्तन का आकार ले लेगी। ठीक है, गीली मिट्टी को जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेगी, लेकिन इसका आयतन आकार बदल जाएगा, आयतन उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चा ये समझ जाता है कि अगर पानी की मात्रा, जल की मात्रा उतनी ही रहेगी, बर्तन भले ही बदलता रहे। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर किसी बड़े गिलास में चाय दो, ठीक है, बड़े कप में चाय दो और कप खाली हो तो नहीं लेंगे, छोटी कप हो लेकिन भरी हो बच्चा ले लेगा। वो चीज यहाँ पे बच्चे के अंदर आ जाती है। अब वो समझ जाता है कि चाय हमारी उतनी ही है चाहे इसको जिस बर्तन में डाला जाए। ये होता है संरक्षण का गुण। ठीक है, फिर आता है अमूर्त चिंतन, बच्चा यहाँ पे करने लग जाता है। यहाँ पे बालक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाता है अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से। ठीक है, फिर आ जाता है नकल और प्रतिवर्तिता। नकल का मतलब है कि इमिटेशन। नकल का मतलब क्या है? इमिटेशन। यहाँ इमिटेशन कब आता है? ये जो नकल है ये बच्चे के अंदर आती है जब बच्चा 8 से 12 महीने का होता है। 8 से 12 महीने का बच्चा है तो उसके अंदर अपने से बड़ों का नकल या अनुकरण करना वो शुरू कर देता है। और प्रतिवर्तिता यानी कि रिवर्सिबिलिटी, ये गुण आता है हमारा जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है। ये 7 से जब 11 साल का बच्चा है तब वो ये समझने लगता है कि अगर 4 दूनी 8 है तो 2 गुणे 4 बराबर भी 8 ही होगा, है ना। यहाँ बच्चा समझने लगता है कि अगर 5 + 3 बराबर 8 है तो 8 - 3 बराबर 5 भी है। ये कॉन्सेप्ट वो समझने लगता है, यानी जोड़ और घटाव एक दूसरे के विपरीत यानी कि रिवर्सिबल हैं, ये बच्चा यहाँ पे समझने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे ऑप्शन आपको समझा दिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत टाइम लगे इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न होते कैसे हैं। देखिए, जिनको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस, आलोचनात्मक सोच वाले जो प्रश्न होते हैं ये सिर्फ फैक्ट बेस्ड नहीं होते कि हमने क्वेश्चन पूछ लिया और आपने फैक्ट आंसर दे दिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपको रटा है, आपने बच्चे ने उत्तर दे दिया, बात खत्म। नहीं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बच्चों को आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न यानी कि बच्चों को गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। बच्चा इसमें तर्क करता है, बच्चा कंपैरिजन करता है और फिर एक सही और सटीक कंक्लूजन निकालता है इसमें, तो वो होते हैं आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बच्चों में हॉट्स का नाम आपने सुना होगा, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर। बच्चा इसमें विश्लेषण, संश्लेषण, इवैल्यूएशन करने की क्षमता इससे बच्चों के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, और आलोचनात्मक सोच वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चों के अंदर। ठीक है, और वास्तविक जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना, उनका समाधान खोजने की क्षमता भी डेवलप होती है बच्चों के अंदर। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। ठीक है, पहले हमने क्वेश्चन को समझा दिया। छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें रोट लर्निंग की बात हो रही है, जबकि जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न होते हैं ये बच्चों को गहराई तक जाने के लिए मजबूर करते हैं। बच्चा इसमें तर्क करता है ना, विश्लेषण संश्लेषण करता है चीजों का, ये रोट लर्निंग से जुड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बनाना, ये भी कुछ हद तक ठीक है लेकिन बहुत अच्छा आंसर नहीं है। छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करने के लिए, कि बच्चों का सिर्फ आकलन करना है तो ये तो परीक्षण से संबंधित हो गया, ये तो टेस्ट से संबंधित हो गया, है ना। ये जो ऑप्शन है ये असेसमेंट से संबंधित हो गया, ये भी हट जाएगा। उच्च स्तरीय सोच, हमने क्या कहा था? हाई लेवल थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप होती है, इससे बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न होते हैं इससे क्या होता है? बच्चों के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसको हम HOTS कहते हैं, ये डेवलप होती हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, ये क्या है? जो हमें अपने पेरेंट्स से
जो गुण मिले होते हैं वो हेरिडिटी कहलाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर जो हमारा जो आंतरिक बदलाव है, जो चेंजेस हैं हमारे गुण में, योग्यता में, हमारे शरीर में जो भी चेंजेस हैं हमारी आनुवंशिकता की वजह से हैं। तो आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति की किस पर डिपेंड होती है, सेक्स पर या जेंडर पर। देखिए सेक्स और जेंडर इसको हिंदी में लिंग ही कहते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे सेक्स को भी लिंग ही कहते हैं और जेंडर को भी लिंग ही कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इसका आंसर करें तो बड़े ध्यान से करें। अब यहाँ पे समझिए दो चीज़ें हैं, एक सेक्स है, एक जेंडर है। जो जेंडर है, जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर किसने बनाया, जेंडर समाज ने बनाया कि तुम लड़का हो तुम लड़की हो। ठीक है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये सामाजिक संरचना है, इसको समाज ने बनाया है। वहीं पर जो सेक्स है ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। क्या है, सॉरी सेक्स ये क्या है, ये बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, ये एक जैविक संरचना है। हमारे अंदर जो अंतर है वो सेक्स की वजह से है। इसकी वजह से, सेक्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है ये वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल है। और जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसको ये सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका पर आधारित होता है कि समाज क्या चाहता है। समाज यहाँ पे लड़के और लड़की के रूप में देखता है। ठीक है, तो बाकी जो आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के सेक्स का निर्धारण करती है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। देखिए बच्चों की जो लंबाई बढ़ती है, हाइट, और जो उनका वेट बढ़ रहा है, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। दोनों को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो जिसको हम माप सकते हैं, जो मापने के योग्य है, उसको हम मेजरेबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, मात्रात्मक परिवर्तन कहेंगे। कैसा परिवर्तन होगा ये मात्रात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको मात्रा में माप रहे हैं। मात्रा में यानी कि आपका कितने किलो वजन बढ़ा, उसकी एक मात्रा निर्धारित हो गई, तो ये मात्रात्मक परिवर्तन होगा। लंबाई जो है एक संख्या में इसको हम दे सकते हैं कि इसकी लंबाई कितने इंच बढ़ी, है ना। तो जो भी संख्या या जो परिमाण है, जो क्वांटिटी है, उसमें ग्रोथ या उसमें अगर कमी आ रही है वो दिखा रहा है, तो इसको हम मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है सर, देखिए चेंज इन कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है ये हमारे सोचने, समझने और याद रखने से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें लंबाई और वजन का कोई मतलब नहीं है। फिर है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है कि हमारे अंदर जो गुण हैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारी क्षमता में जो चेंजेस आ रहे हैं, हमारे सोचने समझने का तरीका बदल रहा है, हमारे अंदर मैच्योरिटी आ रही है, वो हमारा गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। भावात्मक परिवर्तन यानी कि अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है ये हमारे इमोशंस से, हमारे पर्सपेक्टिव से, हमारी वैल्यूज से रिलेट करता है, तो वो भावनात्मक परिवर्तन होता है, भावात्मक परिवर्तन होता है। वजन और वृद्धि ये हमारी क्या है, ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है, जिसको हम मात्रा में माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। इससे रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और आपको समझाया है। लेवाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किसके माध्यम से, इनर स्पीच के माध्यम से, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा नियमित करते हैं। जैसे बच्चे अगर जब कोई काम कर रहे होते हैं तो वो बोल रहे होते हैं, बोल बोल के अपना काम करते हैं, अरे ये काम हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे तभी ऐसे हो जाएगा, है ना। तो वो होती है इनर स्पीच, जिसको इन्होंने प्राइवेट स्पीच भी कहा है, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ा देते हैं। यह है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसको दिखाया था। इन्होंने लैंग्वेज को बहुत एज अ टूल माना है, बहुत इंपॉर्टेंट माना है, और इन्होंने बच्चे की जो आंतरिक भाषा होती है, जो निजी भाषण होता है, जिसको इन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा है, इनर स्पीच कहा है, ठीक है, इसको बहुत महत्व दिया है। ये होती क्या है, वाइगोत्स्की ने बालक में संज्ञानात्मक विकास को समझने की एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में निजी भाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच को महत्व दिया है। ठीक है, निजी भाषण मतलब बालकों में पाई जाने वाली खुद से बात करने की प्रवृत्ति, जिसमें बालक खुद से बात करता है, दूसरों से नहीं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चा स्वयं से बात करता है। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। जैसे ये लड़की है, ये कह रही है कि इसको हम, इस हॉर्स को, ये घोड़ा है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ऐसे नहीं ऐसे रखेंगे,
ठीक है, ये गिर जाएगा, ऐसे अपने आप से बात कर रही है। ये है, ये बंदा कह रहा है कि पहले ये रखना है फिर ये करना है, ओ ये तो गलत हो गया, अब इसको सही करूँगा। तो इसमें बच्चा क्या है, दूसरों से बात करने के लिए नहीं, बल्कि क्या करता है, खुद को एक डायरेक्शन देने के लिए, खुद को कंट्रोल करने के लिए बात करता है। ठीक है, तो ये होती है इनर स्पीच। ठीक है, अब आपको बता दें आप आगे कि पियाजे ने निजी भाषा को ईगोसेंट्रिक और अपरिपक्व माना है, जबकि वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में निजी भाषण को एक मार्गदर्शक के रूप में माना है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इस इनर स्पीच को। तो बच्चा क्या करता है, यूज ऑफ इनर स्पीच, आत्मवाक्य प्रयोग द्वारा अपने ही कार्य को वो क्या करता है, नियमित करता है और एक दिशा भी देता है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है और कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास की बात करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जी नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि विकास के 4 मुख्य पहलू होते हैं। 4 मुख्य पहलू होते हैं जिसको हम PCSE के नाम से जानते हैं। P फॉर फिजिकल यानी कि हमारे शारीरिक, ठीक है, C फॉर कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, S फॉर सोशल यानी कि सामाजिक, E फॉर इमोशनल यानी कि भावनात्मक। अगर आप फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर में दर्द है, तो उसका प्रभाव आपके कॉग्निशन पर पड़ेगा, आपके संज्ञान पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। नहीं पड़ेगा ना? पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। हमारे शरीर में दर्द है तो उससे हमारा संज्ञान, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क भी काम नहीं करेगा। यदि आप सोशली किसी से, यदि समाज में किसी से कोई दिक्कत है, कहीं लड़ाई हो गई है समाज में, तो उसका भी फर्क हमारे दूसरे एस्पेक्ट्स पर पड़ेगा। इमोशनली अगर अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं तो भी हमारा संज्ञान पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक दूसरे, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। विकास एक असतत प्रक्रिया है, ये किसने कह दिया भैया? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी भी रुकता नहीं है, गलत है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसमें, कि जो विकास है वो क्या होता है, चक्रीय तरीके से होता है, यानी कि स्पाइरल होता है। ठीक है, स्पाइरल होता है, सर्पिल होता है, रैखिक नहीं कि एक सीधी रेखा में विकास जा रहा है। भाई अगर डेवलपमेंट लीनियर होता तो बच्चा एक सीधी रेखा में लगातार आगे बढ़ता। कैसे बढ़ता? बिल्कुल सीधी रेखा में, जैसे फर्स्ट स्टेप पार कर लिया, दूसरा स्टेप पार कर लिया, तीसरा स्टेप पार कर लिया, चौथा स्टेप, इस तरीके से सीधी रेखा में जाता, यानी कि हर एक स्टेज को एक बार टच करता और आगे बढ़ जाता, फिर वापस कभी उसको टच करने नहीं आता या फिर कभी पीछे वो नहीं लौटता। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। विकास कैसा है? स्पाइरल है, यानी कि स्पाइरल का मतलब है घुमावदार प्रगति जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चा बार बार जो पहले की अवस्थाएं हैं वहां से होकर गुजरता तो है, लेकिन एक थोड़े से अंतर के बाद वापस उसी स्टेज पर आता है। ठीक है, जैसे कैसे वापस उसी स्टेज पर आता है? जैसे मान लीजिए बच्चे ने भाषा सीखी, लैंग्वेज सीख रहा है बच्चा, तो पहले वो छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीखेगा। जब वो पहले छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख लेगा, फिर वो वहाँ से वाक्य बनाना सीखेगा, और जब वाक्य बनाना सीखेगा फिर वो उससे और बड़े बड़े वाक्य बनाना सीखेगा। लेकिन इसमें है क्या, जब वो नई और बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज सीख रहा होगा ना, तब भी कभी कभी उसे फिर से यहाँ की हेल्प लेनी पड़ेगी, फिर उसे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार आना पड़ेगा। लेकिन इस बार जब वो वापस घूम करके आएगा तो वो और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ ही आएगा। ऐसा नहीं कि उसी कंडीशन में आएगा। पहले अगर हम ABCD सीख रहे थे, अगर अब हमें कभी जरूरत पड़ जाए ABCD देखने की, तो क्या हम उसी तरीके से रटेंगे? नहीं ना, अब हम बस एक बार नजर मारेंगे, वो चीज हमें याद हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चा क्या है कि यहाँ से गुजर तो जाता है, लेकिन फिर कभी ना कभी वो वापस उसी स्टेज पर लौट करके आता है। तो ये होता है कि चक्रीय होता है, रैखिक नहीं होता। विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं बढ़ता, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। सर सामान्य से विशिष्ट का मतलब, जैसे सिंपल उदाहरण समझो, छोटा बच्चा है, कोई चीज पकड़ने को दो तो पूरा हाथ फैलाएगा, हो सकता है मुंह भी चलाए, उसके लिए पैर भी चलाए। ठीक, उसको नहीं पता कि मैं इसके लिए कौन सा स्पेसिफिक अंग प्रयोग करूं कि इसको पकड़ूं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो समझ जाता है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक, एक विशेष अंग है, वो है हाथ, और हाथ में भी है फिंगर्स, तो इस चीज को मुझे फिंगर्स से पकड़नी है। पहले वो जनरली पूरा हाथ उठाएगा, पूरा हाथ फैलाएगा, पेंसिल पकड़ने के लिए पूरा हाथ फैलाएगा, लेकिन बाद में समझ जाता है मुझे इसके लिए स्पेशल
3 फिंगर्स, 2 फिंगर 1 अंगूठे का प्रयोग करना है, ये होता है विशेष। तो विकास सामान्य से विशिष्ट चलता है, विशिष्ट से सामान्य नहीं चलता, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तीसरा राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कहता है, क्या कहता है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले टीचर द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। टीचर जो है वो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाने जा रहा है आज, कि चीजें कैसे तैरती हैं, कैसे डूबती हैं, ये पढ़ाना है टीचर को। और जो टीचर है वो संरचनावाद में बड़ा विश्वास रखता है, क्रिएटिविटी में विश्वास रखता है, कंस्ट्रक्टिविज्म में विश्वास रखता है। और संरचनावाद कहता है कि बालक अपने क्या करते हैं, बालक एक्सप्लोर के माध्यम से, खोज के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं। ठीक है, बच्चे को सेंटर में रखता है। अब वो कैसे समझाएगा बच्चों को, निर्देशित खोज के माध्यम से, जहां टीचर एक गाइड के रूप में होगा और बच्चे डिस्कवर करेंगे। टीचर एक मार्गदर्शक फैसिलिटेटर के रूप में होगा, निर्देश देगा, गाइड करेगा कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, बच्चे उसको डिस्कवर करेंगे, बच्चे अपने आप काम करेंगे। बात तो ठीक लग रही है। व्याख्यान विधि नहीं होगी यहाँ पे व्याख्यान विधि नहीं होगी, लेक्चर मेथड नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चा हमारा एक्टिव ना होकर के पैसिव हो जाता है सर, इसलिए ऑप्शन इसको हम काट देंगे। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, चीज वीडियो देखना तो ये पैसिव लर्निंग है प्यारे दोस्तों, वीडियो देखना पैसिव है, यहाँ बच्चा एक्टिव नहीं होता है ना। एक्टिव वहाँ है जहाँ वो खुद भी काम कर रहा है, खुद क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, अपने अकॉर्डिंग आंसर भी प्राप्त कर रहा है। ठीक है, यहाँ बच्चा एक्टिव नहीं है वीडियो देखने में। पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये एक लेक्चर की तरह है, ये भी पैसिव लर्निंग में आता है। बच्चा एक्टिव सिर्फ वहां है जहां टीचर निर्देश दे रहा है, बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि इसमें बच्चा यहाँ पे क्या करेगा। यहाँ जैसे टीचर बच्चों को क्या कर सकता है कि टीचर बच्चों को प्रयोग कराते हैं इसमें, जैसे अलग अलग वस्तुओं को वो पानी में डाल करके दिखाएगा बच्चों को कि देखो कौन सी चीज़ कैसे तैरेगी, कौन सी चीज़ कैसे डूबेगी, है ना। वो यहाँ बच्चा अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंसेस का भी यहाँ पे हेल्प लेगा। ठीक है, और कैसे समझाएगा तैरना और डूबना, कि जैसे कागज़ की नाव है ये कैसे तैर रही है। ठीक है, अगर और जैसे जहाज है वो क्यों नहीं डूबता, और कोई बड़ा पत्थर हो वो क्यों डूब जाता है। ठीक है, हल्की चीज़ तैर रही है, भारी चीज़ डूब रही है, ऐसा क्यों है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए वो कुछ चीज़ों का भी प्रयोग करेगा, कागज़ का प्रयोग करेगा, या कुछ जो वेस्ट मटेरियल है उसका प्रयोग करके वो दिखाएगा बच्चों को, देखो ऐसे चीज़ें डूबती हैं, ऐसे तैरती हैं। वो यहाँ पे निर्देशित और खोज का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित, यानी कि पहले से जो धारणाएं बनी हुई हैं जेंडर को लेकर के, उसको क्या कहते हैं, सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं जेंडर को लेकर के। जो पहले से पूर्व कल्पित, प्री कंसीव्ड जनरलाइजेशन, जो पहले से चली आ रही आम धारणाएं हैं लड़के और लड़कियों के बारे में, जेंडर के बारे में, उसको क्या कहते हैं आप सभी को पता है, उसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जिसमें ये सब तय है कि लड़के रोते नहीं, लड़कियां कोमल होती हैं, और लड़के गणित में बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियां सिर्फ होम साइंस पढ़ेंगी, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के ऑफिस का काम करेंगे। ये सब पहले से चली आ रही रूढ़िवादिताएं हैं, ये पूर्व कल्पित हैं, प्री कंसीव्ड, पहले से तय हैं, जिसको समाज ने तय किया हुआ है। ठीक है, तो इसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। अच्छा सर, जेंडर प्रारूप क्या होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए जेंडर प्रारूप का मतलब ये वो प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा अपनी समाज, अपनी संस्कृति से सीखता है कि लड़के क्या करते हैं, लड़कियां क्या करती हैं। ठीक है, तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये जनरलाइजेशन नहीं है, ये सामान्यीकरण नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कट गया था। ठीक है, अगला ऑप्शन है जेंडर भेदभाव। जेंडर भेदभाव का मतलब ये है कि जहां हम लड़के और लड़की में भेदभाव करें, वो होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जैसे लड़कों को ज़्यादा वरीयता दें, या लड़कों को अगर घर में 2 बच्चे हैं, एक है लड़का एक लड़की, तो पता लगे पेरेंट्स लड़के को भेज रहे हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए और लड़की को कहीं पड़ोस के प्राइवेट हिंदी स्कूल में या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो ये भेदभाव हो गया। ठीक है, जेंडर पहचान की बात करें तो जेंडर पहचान ये इसमें क्या होता है कि बालक या व्यक्ति ये अपने आप को देखता है, अपने आप कि वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है,
ये व्यक्ति की अपनी अनुभूति होती है, अपने आप की पहचान करता है वो, ठीक है। बाकी ऑप्शन क्लियर। तो पूर्वकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? इसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं, जो पहले से तय है जेंडर के बारे में। इतनी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। ऐसा नहीं है, समान पाठचर्या का पालन इसमें हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम सभी बच्चे को एक जैसी पढ़ाई देंगे, सबके लिए एक तरीके का जो है कि टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक अपनाएंगे, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? हर बच्चे की ज़रूरत अलग है, हर बच्चे के सीखने का प्रोसेस अलग है। कोई धीमे सीख रहा है, कोई तेज सीख रहा है, कोई स्लो सीख रहा है ना। और कोई बच्चा बेचारा मंद बुद्धि भी है, हर तरीके का बच्चा है ना समावेशी कक्षा में। उसके लिए आप समान पाठचर्या कैसे अप्लाई कर सकते हैं? एक तरह के टीचिंग मेथड कैसे अपना सकते हैं बच्चों के लिए? ये तो गलत बात है। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। हम समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को समान मानते हैं। हम ये नहीं करते कि ये स्पेशल चिल्ड्रन हैं, ये दूसरे बच्चे हैं, ये प्रतिभाशाली हैं, ये एवरेज हैं, ये सब हम नहीं करते। यहाँ बच्चों को अलग थलग नहीं करते, यहाँ सबको समान मानते हैं, इसलिए कट जाएगा। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। ये बात सही है, यहाँ पे आप सभी की बात कर रहे हो, आल की बात करेंगे। समावेशी में हमेशा हम आल की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या है, चाहे वो सामान्य बच्चा हो या विशेष जरूरत वाला हो, स्पेशल हो, हर बालक क्या है, कक्षा की गतिविधियों में, क्लास की जो एक्टिविटीज है उनमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है कि ये बच्चे हम पर डिपेंड हैं, तो इसका मतलब जब ये बच्चे हम पर डिपेंड है तो टीचर उनको बोझ भी समझेगा। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है ना। समावेशी शिक्षा में किसी बच्चे को डिपेंड या बोझ नहीं समझा जाता। ये भी कट जाएगा। ऑप्शन जो 3 है वह आपका राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, और आप लोग जो है क्लास देखने बाद कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी रही। हम आपको यहाँ बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और हम आपको सारे PYQs कराएंगे जितने हैं, ठीक है। डेली क्लास मिलेगी आपको 8 बजे, कितने 8 PM पे, 8 PM पे डेली आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। और वीडियोस हमारी रिकॉर्डेड होती हैं, बस ये है कि लाइव नहीं चलता। बाकी आपको समझाने का पूरा बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास है। क्वेश्चन कहता है कि लेवागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है, ठीक है। कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? देखिए वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, छात्रों को ऐसा काम दिया जाए जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें। देखिए ऐसा काम देना जिसे वे खुद ही आसानी से पूरा कर लें, ये तो गलत बात है। ये बात वाइगोत्स्की नहीं कहते। ये देखिए अगर वो खुद ही काम को पूरा कर लेंगे तो वो नया क्या सीखेंगे, है ना। तो फिर इसमें कुछ नया सीखने को होगा ही नहीं। इसमें तो बच्चा बोर भी हो जाएगा कि जो काम दिया उसने फट से कर दिया, बात खत्म। इसमें कुछ नया नहीं सीख पाएगा बच्चा। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। आप बच्चे को ऐसा काम दे दो कि जितना वो जानता है, जो उसकी वर्तमान स्तर है, जितना उसने सीखा है, उससे वो बिल्कुल रिलेट ना करता हो, बिल्कुल रिलेट ना करता हो, अनरिलेटेड वर्क हो, तो फिर बच्चा कैसे सीखेगा? बोर नहीं हो जाएगा। आप उसकी जितनी क्षमता है उससे उसका काम मेल खा नहीं रहा है तो वो कहाँ से सीख पाएगा? ये भी गलत बात है भाई। जितने बच्चे का जितना उसका योग्यता है, जितनी उसकी क्षमता है, उसके हिसाब से काम दो। उससे थोड़ा आगे का दे दो, ज़्यादा आगे का दे दोगे तब भी नहीं कर पाएगा। छात्रों के वर्तमान स्तर पर जो उसकी प्रेजेंट कंडीशन है उस पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। ये बात तो ठीक लग रही है कि बच्चे को ऐसा काम दो जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा आगे हो, ज़्यादा ना हो, और अगर उसको सही सहयोग और मार्गदर्शन मिले तो बच्चा काम कर ले। भाई वाइगोत्स्की के हमने आपको बताया, इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए, एक तो ZPD का, दूसरा स्कैफोल्डिंग का, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, दूसरा स्कैफोल्डिंग पाया ढांचा का। स्कैफोल्डिंग में इन्होंने कहा कि बालक जो काम उसको मान लीजिए होमवर्क मिला वो नहीं कर पा रहा है और थोड़ी सी पेरेंट्स ने घर पे हेल्प कर देते हैं पेरेंट्स, और बच्चा काम पूरा कर लेता है, वो होता है स्कैफोल्डिंग। वही काम बच्चों को देना चाहिए कि बच्चे थोड़ा सा काम में अटकें और फिर उनको हल्की सी हेल्प मिल जाए, संकेत मिल जाए, ठीक है, और बच्चा काम कर ले। उसमें बच्चा काम करेगा तो मजा आएगा उसको, ठीक है, बच्चा सीखेगा भी। ओके,
छात्रों को कोई सहायता ना देना, ये कौन सी बात है कि आप छात्रों को कोई सहायता ही नहीं देंगे, बिना सहायता के उनको छोड़ देंगे। इसमें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना ये गलत है। इससे बच्चा बेचारा संघर्ष करेगा, सीखने में असफल हो जाएगा, बोर हो जाएगा और दम तोड़ देगा, यानी कि हिम्मत तोड़ देगा, ये भी गलत बात है। बेस्ट ऑप्शन है तीसरा कि छात्रों के वर्तमान जो उनकी प्रेजेंट कंडीशन है उसी के आधार पर आप उनको काम दीजिए ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिले और अपना काम वो पूरा कर लें। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर, हेंज की दुविधा क्या है? अगर वो दवाई चुराएगा तो उसको पुलिस पकड़ लेगी, जेल जाएगा, ये कानून के विरुद्ध है। दवाई नहीं चुराता है तो उसकी वाइफ मर जाती है, ये दुविधा है उसके सामने। अरुणिमा यहाँ पे तर्क दे रही है कि कानून इस परिस्थिति में कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस कंडीशन में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है। अगर हम दवा चोरी करते हैं तो ठीक नहीं है, लेकिन ये उचित है। दवाई चुरा लो, ये उचित है। वो कह रही है कि दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, ठीक तो नहीं है, लेकिन ये उचित है, हम दवाई चुरा लेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं तो वाइफ मर जाएगी। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था यहाँ पे बता रही है? देखिएगा, यहाँ पे जो नैतिक अवस्था वहाँ जो बता रही है वो है नैतिकता का विरोधाभास है। यहाँ पे विरोधाभास इसलिए है कि ये दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन उचित है। ये क्या? ये विरोधाभास है। और इसमें व्यक्तिगत अधिकार की बात की गई है कि उसमें उसका अधिकार है कि उसको दवाई मिले ताकि वो अपनी वाइफ की जान बचा पाए। लोकतांत्रिकता की बात हो रही है। आइए इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आपके सामने है। ठीक है, और ये हेंज की स्टोरी पूरी इसमें हमने लिखी हुई है। और इसमें जो है जैसे ये मोरल डिलेमा, जो नैतिक दुविधा की बात हुई, नैतिक दुविधा क्या होती है कि अगर हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, ये नैतिक दुविधा, ये मोरल डिलेमा कहलाता है। ठीक है, जहाँ पे सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की जो कंडीशन होती है कि हम क्या डिसीजन लें, उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। नैतिक दुविधा का मतलब, जैसे अगर आपका मित्र नदी में गिर गया है, डूब रहा है और आप किनारे खड़े हैं। अब आप अगर उसको बचाने नहीं जाते हैं तो मित्र जा रहा है, बचाने जाते हैं तो आप अपने आप भी मर सकते हैं या फिर उसको बचा करके ला भी सकते हैं, दोनों कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए? कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, ना ले पाए आदमी, उसको मोरल डिलेमा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और 6 चरण बताए थे। ओके, अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बात है वो ये यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे ये लिखा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक संविदा इसको कहते हैं। ये तीसरे लेवल का पांचवी स्टेज है। इसमें बालक ये मानता है कि नियम लोगों के हित के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। भाई, अगर मान लीजिए आपका कोई साथी, मित्र या कोई रिश्तेदार, आप उसको बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बहुत इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और आगे रेड लाइट हो गई। अब अगर आप वहाँ पे रुक जाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने आपके जो भी साथ में है, रिश्तेदार है या मित्र है, तो वो जान भी खो सकता है। भाई, वो उसको इमरजेंसी में आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, यदि आप इस लाइट का वेट करेंगे ग्रीन होने का, तब तक हो सकता है वो मर जाए। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये कह रहा है कि इस नियम को तोड़ दो और अपनी गाड़ी निकाल ले जाओ, रेड लाइट को तोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये जो है नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। नैतिक अवस्था पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण यानी इंटरनल कंट्रोल में होती है। इसमें बच्चा डिसीजन खुद से लेता है, न कि समाज के तौर पर कि क्या सही है क्या गलत। यहाँ बच्चा डिसीजन किससे ले रहा है? व्यक्तिगत तौर पर खुद के हिसाब से डिसीजन लेता है। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ बच्चा अपनी स्टेज ऑफ कॉन्शियंस यानी कि विवेक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अच्छे बुरे, उचित अनुचित, वांछित अवांछित व्यवहारों और कृत्यों यानी कि कार्य के संबंध में अपना व्यक्तिगत विचार रखने लगता है। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार का आधार उसका अपना विवेक होता है।
तो यहाँ पे नैतिकता का विरोधाभास है। हमने कहा, अभी हमने क्या पढ़ा ऑप्शन में, कि व्यक्तिगत अधिकार होता है, उसका डिसीजन लेने का खुद का अधिकार है, चाहे कोई नियम कानून हो, यदि वो समाज के हित के लिए नहीं है या फिर उससे किसी की जान जा रही है, किसी का नुकसान हो रहा है, तो उसको वहां पे तोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है यार, मुझे अंकों की समझ नहीं है, मैं नंबर्स को समझ नहीं पाता हूँ। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? योग्यता का अभाव है उसके अंदर, या वो कह रहा है कि मेरी किस्मत खराब। उसने ऐसा तो नहीं कहा कि किस्मत खराब है, वो कह रहा है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। ठीक है, वो उसने क्या कहा? उसने ये भी नहीं कहा कि उसका काम कठिन है, उसने ये भी नहीं कहा कि मेरे अंदर लैक ऑफ एफर्ट है। वो कह रहा है अंकों की समझ नहीं, यानी कि उसके अंदर योग्यता का अभाव है। वो अपने अंदर ये कह रहा है कि मुझे लैक ऑफ एबिलिटी है, मैं अभी नंबर को समझने के योग्य नहीं हो पा रहा हूँ। तो योग्यता का अभाव है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, दूसरे 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते। बात तो ठीक है भाई, कुछ बच्चे 12 महीने में ही जो है बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ 20 महीने तक भी नहीं कर पाते। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि व्यक्तिगत जो डेवलपमेंट है ना, वो काफ़ी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, एक ही आर सही व्याख्या कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? हमने अभी आपको ऊपर खूब समझाया आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न होते कैसे हैं, जिसमें बच्चा गहराई तक सोचे, विश्लेषण करे, संश्लेषण करे, फिर एक सही और सटीक निष्कर्ष पर पहुंचे, वो होते हैं आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न। कौन सी विशेषता नहीं है? यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है, लेकिन हमें नहीं ढूंढना है। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। बिल्कुल, एक प्रश्न के कई आंसर बच्चा इसमें आपके सामने रख देता है। ठीक है, ये भी ठीक है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, नहीं, ये फैक्ट बेस्ड नहीं है, इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना। अब जैसे अगर आप बच्चों से पूछ लो कि बताओ चिड़िया कैसे उड़ती है, तो वो ऐसे तो नहीं कह देगा कि ऐसे पंख मार के ऐसे उड़ती है, वो उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाएगा कि कैसे चिड़िया आगे से नुकीली होती है ना, पीछे उसके पंख होते हैं, फिर वो पंख ऐसे चलाती है, और पूरा विधिवत तरीके से समझाएगा। एक फैक्ट आंसर उसका नहीं है कि सीधा आंसर दे दिया। तो यहाँ पे तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, ये इसकी विशेषता नहीं है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की भी आवश्यकता होती है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी आपको है, उसको एनालिसिस कीजिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, उसके गुण अवगुण देखिए, उसमें अच्छाई बुराई देखिए। ये सारी चीज़ होती है आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न में, इसलिए ऑप्शन तीसरा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। आगे बढ़िए, 20 नंबर क्वेश्चन लीजिए। और 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो शिक्षक की सोच है, शिक्षक का जो दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव्स है, और ऐसा तो नहीं है वो पूर्वाग्रहों में लिप्त है, यानी कि वो भेदभाव कर रहा है लड़के और लड़कियों में। ठीक है, ये सब चीज़ें उसको खुद को भी देखनी चाहिए, है ना। वो अपने कि उसका अपना स्वयं का दृष्टिकोण क्या है, उसको खुद को भी उसका आत्म मूल्यांकन जरूरी है। टीचर को आत्म मूल्यांकन टीचर का जरूरी है ना। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने खुद के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करते रहना चाहिए। मैं ज़्यादा लड़कियों की तरफ तो नहीं झुका हूँ, मैं ज़्यादा लड़कों की तरफ तो ध्यान नहीं दे रहा हूँ, है ना। इस चीज़ से उसको ध्यान देना चाहिए। और क्लास में मैं किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या टीचिंग मेथड अपना रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है, बात बहुत ठीक है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है, ये बात भी बिल्कुल सटीक है। कार्यात्मक, देखिए फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव वर्ड है, समस्या समाधान की प्रक्रिया। अब जैसे इसका मतलब ये है कि कार्यात्मक स्थिरता, जैसे हमने कह दिया इस क्वेश्चन को हल करने का एक ही फॉर्मूला है, कोई दूसरे फॉर्मूले से ये सवाल हल हो ही नहीं सकता। अब इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की जो प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कार्यात्मक स्थिरता है,
फंक्शनल फिक्सडनेस है। हमने ये मान लिया है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को हल करने का एक ही फॉर्मूला है। ये हमें कुछ नया नहीं सोचने देगी, ये हमें कुछ नया नहीं करने देगी, है ना। ये एक प्रकार की मानसिक बाधा है, ठीक है। तो ये इससे हमारी जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है वो बाधित होती है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं। बात तो ये बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। भाई बच्चा जो है वो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहा है। बच्चे की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है, सोचने समझने का तरीका अलग है, उसकी जो लर्निंग स्टाइल है, जो सीखने की शैली है, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी का मतलब ये है कि जैसे जिसमें टीचर जो है वो बच्चों की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जहाँ से बच्चा आया है, जिस जाति धर्म समुदाय का है, जैसी भाषा बोलता है, जैसा उसका अनुभव है, उसकी जो सोच है, उसके जो विचार हैं, उसको हमें सम्मान देना है। जैसे अगर सांस्कृतिक रूप, सांस्कृतिक मतलब भाई जैसे यहाँ पे अगर आपके यहाँ मान लीजिए हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्लास में, और आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं जिसमें त्यौहार पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप त्यौहार पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हिंदुओं के त्यौहार हैं वहाँ से भी आप उदाहरण लीजिए, होली दिवाली की भी बात कीजिए। और मान लीजिए आपके यहाँ मुस्लिम बच्चे भी हैं तो जो उनके त्यौहार हैं वहाँ से भी आप उदाहरण लीजिए, ठीक है। जो यदि आपकी क्लास में सरदार के बच्चे बैठे हैं तो सरदारों के जो पर्व होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, वहाँ से भी आप उदाहरण लीजिए, ठीक है। तब बच्चों को लगेगा कि हमारी भी यहाँ पे जो हमारी सभ्यता, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो भाषा है उसको सम्मान मिल रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पढ़ाएं बच्चों को। अगर कक्षा में अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो टीचर की जो शुरुआत है वो कहाँ से करे कि जो अलग भाषा वाले बच्चे हैं ना, उनकी जो मातृभाषा है वहाँ से शुरू करके फिर जो मेन लैंग्वेज आप पकड़े हैं पूरे क्लास के लिए, वहाँ तक बच्चों को लेकर के जाएं। ये बात बिल्कुल ठीक है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या और आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। ये बात तो ठीक नहीं लग रही है भाई, कि जैसे ये कह रहा है केवल मानकीकृत पाठचर्या, एक ऐसी पाठचर्या जो सबके लिए निर्धारित हो, है ना, उसके पाठचर्या और आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। तो ए सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का मतलब क्या है। हावर्ड गार्डनर ने क्या किया है, हावर्ड गार्डनर ने कहा है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। जैसे किसी के अंदर भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी है, किसी के अंदर भाषाई बुद्धि बहुत अच्छी है, बॉडली कांसेप्टिक इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है। किसी के अंदर जो है कि संगीतिक बुद्धि बहुत अच्छी है, कोई गाता बहुत अच्छा है ना, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, कोई बोलता बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके की योग्यताएं होती हैं। इसकी बात की है हावर्ड गार्डनर ने, ठीक है। इसके बारे में पहले ही समझाया था, इसलिए आज कम से बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। सार्थक सीखने के लिए कौन सी एक जो है वो इफेक्टिव लर्निंग नहीं है, इफेक्टिव स्मृति तकनीक नहीं है। देखिए, इफेक्टिव मेमोरी टेक्निक फॉर मीनिंगफुल लर्निंग कौन सी नहीं है भाई। विस्तृत दोहराव, ये तो ठीक है, ये प्रभावी स्मृति तकनीक है। विस्तृत दोहराव जिसको हम इलाबोरेटिव रिहर्सल कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक सीखने और याद रखने की टेक्निक होती है जिसमें हम जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको पहले से मौजूद जो ज्ञान है या जो एक्सपीरियंस है उससे जोड़ देते हैं। जो हमने नया सीखा उसको पुराने से जोड़ देते हैं। इसमें हम जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी टॉपिक है उसका अर्थ समझते हैं और उसे अपने दिमाग में दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। यही होता है विस्तृत दोहराव। अब मान लीजिए हम क्लास में फोटोसिंथेसिस आज पढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस आज अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं विस्तृत दोहराव में, इसी को मैं समझा रहा हूँ। अगर हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो इलाबोरेटिव रिहर्सल में क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस का मतलब है पौधे सूर्य के प्रकाश से
खाना बनाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे इंसान खाना खा करके ऊर्जा प्राप्त करता है, वैसे ही पौधे भी सूर्य के प्रकाश की रोशनी में खाना बना के अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ हमने क्या किया, अपने अनुभव से उसको जोड़ दिया। ये होता है विस्तृत दोहराव। अच्छा, रटने और दोहराव की ये तकनीक नहीं है, क्योंकि जहाँ भी रोट लर्निंग होगी हम उसको तुरंत हटा देंगे। स्मृति सहायक विधियाँ नेमोनिक्स वो होती हैं जहाँ पे हम कठिन चीज़ों को याद रखने के लिए कुछ राइमिंग बना लेते हैं या कुछ शॉर्टकट अपना लेते हैं, है ना। जैसे अगर आपको रेनबो के कलर्स याद रखने हैं इंद्रधनुष के, तो हम लोग उसके लिए विवेज्ञोर हमने बनाया हुआ है। विवेज्ञोर हमने क्यों बनाया है भाई, ताकि हमें याद रहें रेनबो के कलर्स, है ना, कि भाई इसका मतलब वायलेट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्या है, ये नेमोनिक्स है, ठीक है। जैसे अगर हमें प्लैनेट्स ऑर्डर याद करना है, ग्रह के बारे में याद करना है, तो हम भाई मरकरी पहले आता है, फिर वेनस आता है, फिर अर्थ। ऐसे याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने सेंटेंस बनाया हुआ है, माई वेरी एजुकेटेड मदर। पहले हमने दूसरा सेंटेंस आपको बताया था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जस्ट सर्व्ड अस नट्स। नट्स की जगह यहाँ पे नूडल्स कर दो, ठीक है, नूडल्स कर दो। अब इसके माध्यम से हम अपने जो प्लेनेट ऑर्डर है उसको याद रख सकते हैं। भाई एम फॉर मरकरी, वी फॉर वेनस, और माई वेरी एजुकेटेड, ई फॉर अर्थ हो गया, एम फॉर मदर हो गया, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। ये होता है नेमोनिक्स। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होती है सर, संकल्पना चित्रण। कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब किसी भी टॉपिक को डायग्राम बना करके समझना, कॉन्सेप्ट मैपिंग कहलाता है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि प्रभावी स्मृति तकनीक कौन सी नहीं है, रटना और दोहराव नहीं है। बाकी हमने सारे ऑप्शन आपको समझा दिए। अगला प्रश्न लीजिए, 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम, कौन सा सीक्वेंस बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। संकेत आधारित, छवि आधारित, क्रिया आधारित। देखिए ये जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये जेरोम ब्रूनर की थ्योरी है। जेरोम ब्रूनर की एक थ्योरी है, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्योरी। ये वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और जो ब्रूनर है, इनके अकॉर्डिंग बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताओं का जो विकास है वो 3 चरणों में होता है। कौन कौन से हैं वो 3 चरण, वो समझिए। देखिए पहला चरण इन्होंने बताया क्रिया आधारित। क्या बताया, क्रिया आधारित, इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इसमें बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस को एक्टिविटीज़ के माध्यम से, एक्शंस के माध्यम से, यानी कि गतिविधि के माध्यम से प्रकट करता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर लें बॉल, गेंद, तो बच्चा क्या करता है, गेंद को समझने के लिए उसको लुढ़काता है, पकड़ता है, उछालता है, फेंकता है ना। ये होता है क्रिया आधारित, कि वो एक्टिविटी के बेस पे सीख रहा है उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। दूसरा है छवि आधारित। छवि आधारित में क्या होता है, जिसको हम आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें बच्चा इस बॉल को इमेज के माध्यम से सीखेगा, इमेज के माध्यम से उसको समझ रहा है, ठीक है। गेंद की तस्वीर हमने दिखा दी, बच्चा उसको पहचान रहा है। एप्पल की इमेज हमने बच्चे को दिखा दी, बच्चा एप्पल को समझ रहा है। तीसरी स्टेज उन्होंने बताई संकेत आधारित, जहाँ पे बच्चा सिर्फ सिंबल्स के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, या कोई चीज़ अगर नंबर्स वाली है तो वो नंबर्स के माध्यम से उसका प्रयोग करके उस कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं जेरोम ब्रूनर ने, क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। यहाँ पे बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से चीज को समझेगा, यहाँ उसकी इमेज देख करके, और यहाँ पर उसको सिंबल्स के माध्यम से समझ लेगा, उसका नंबर्स का प्रयोग करके, लैंग्वेज का प्रयोग करके, शब्दों का प्रयोग करके उसको समझ लेगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए। कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, बात तो बिल्कुल ठीक है। और निर्देश देने की बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि टीचर को क्लास में क्वेश्चंस पूछने पर बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को यहाँ पे इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना, बच्चे जो बोल रहे हैं उसको महत्व देना, बच्चों की जो भाषा है उसको महत्व देना, ठीक है, और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। दोनों ही पॉइंट यहाँ पे आपके सही हो जाते हैं कि टीचर जो है वो बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करे, प्रोत्साहित करे,
ठीक है, जिससे बच्चों के अंदर जो बच्चे खुल करके अपनी बात रख सकें, खुल करके प्रश्न पूछ सकें, अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। और यहाँ पे बच्चों की आवाज़ को अगर हम महत्व देंगे, बच्चे जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चों के जो थॉट हैं उनको अगर हम महत्व देंगे तो बच्चे के अंदर से डर भय खत्म हो जाएगा, शर्म खत्म हो जाएगी और वो खुल करके प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक कुत्ते को देखती है तो जो रस्टी जैसा दिखता है, रस्टी है नहीं, रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? ये समायोजन है, अहम केंद्रिता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस है, या फिर ये कंजर्वेशन है? तो ये जो यहाँ पे बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है? ये एसिमिलेशन की बात हो रही है, ये समायोजन की बात हो रही है। कैसे समायोजन की बात हो रही है, आइए मैं इसको समझाता हूँ। ये है आपके सामने जीन पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और संज्ञानात्मक विकास से कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं। जैसे इन्होंने बात की है एसिमिलेशन की और एकोमोडेशन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आत्मसात्करण है या जो एसिमिलेशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, जैसे पहले बच्चे ने इस कुत्ते को देखा, ठीक है, फिर वो इस तरीके का डॉगी देखता है। अब वो कहता है यार, जैसे उसने पहले देख लिया कि इसके दो कान हैं, पूंछ है, पैर हैं, ठीक है, फिर उसने इसको देखा यार ये क्या है, फिर देखा कि अच्छा इसके भी उसी तरीके के कान हैं, पूंछ है, पैर हैं, लेकिन फ़र्क है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये भी भौंक रहा था, ये भी भौंक रहा है, यानी कि ये भी कुत्ता है। तो ये एसिमिलेशन कहलाता है कि अब इसने यहाँ पे भी बच्चे ने देख लिया कि उसको भी कुत्ता ही समझ रहा है, तो इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? समायोजन, एसिमिलेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर या मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है। जो बच्चे बेचारे बहुत ही कम उम्र से सामाजिक अभाव का अनुभव कर रहे हैं, जिन्हें समाज से मिलने वाला जो प्रेम, स्नेह है, जो शिक्षा है, जो सोशल सर्कल है, ठीक है, वो सब चीज़ें उनको नहीं मिल पाई हैं, वो उस चीज़ से वंचित रह गए हैं बेचारे, ठीक है, वो सामाजिक अभाव का अनुभव कर रहे हैं। आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है। यदि बच्चों को सामाजिक अभाव है, ठीक है, बच्चे समाज से वंचित रह गए हैं, उनको सही शिक्षा नहीं मिली, समाज के साथ संपर्क नहीं कर पाए, देखभाल उनकी हो नहीं पाई, प्यार उनको मिला नहीं, तो उनका डेवलपमेंट बाधित होगा, जरूर होगा। और पुनर्वास के बावजूद, सर पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास का मतलब यह है कि बच्चों को फिर सामान्य कंडीशन में ले जाया गया। जिन बच्चों को पहले समाज से वो चीज़ें नहीं मिल पाई थी, अब उनको क्या किया गया? उसी प्रकार के समाज में, यानी कि उनके लिए सामान्य कंडीशन में ले जाया गया, ठीक है। जहाँ पे बच्चों को क्या मिला? जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी गई और सोशल स्किल्स सिखाए गए, जहाँ बच्चों को प्यार मिला, देखभाल हुई, उनको एजुकेशन मिला, सब कुछ मिला, ठीक है, उनके लिए कंडीशन सामान्य कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। कि जैसे कुछ क्षेत्रों में तो डेवलपमेंट हो जाएगा, कुछ क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ क्षेत्र रह जाएंगे जहां बच्चा उन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो अधीनस्थ होने की संभावना है, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे कह रहा है कि पुनर्वास तो हो गया, रिहेबिलिटेशन तो हो गया, लेकिन उसके बावजूद सुधार अधीनस्थ है। तो इसका मतलब है कि भले ही हम बाद में पूरी कोशिश करें, बच्चों को वो जो अभाव था अब वो सारी कंडीशंस दें, लेकिन अगर वो जो समय वो पहले था वो समय यहाँ पे नहीं मिल पाया, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। ये जो पीरियड होता है इसको संवेदनशील अवधि कहते हैं, इसको सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। कि भाई जो चीज़ बच्चे को तब सीखनी थी, तब तो उसको समाज का अभाव रहा, उसके लिए एजुकेशन का अभाव रहा, उसके लिए सोशल सर्कल का अभाव रहा, उसकी देखभाल नहीं हो पाई, और अब बाद में 4-6 साल बाद अब अगर उसको आप वो चीज़ दे रहे हो तो कहीं ना कहीं अब उसके अंदर कमी रह जाएगी, और इसी को सेंसिटिव पीरियड कहते हैं। जैसे लैंग्वेज है,
जैसे लैंग्वेज है, ये इस बच्चे के शुरुआती 3-4 साल में लैंग्वेज बच्चे के अंदर बहुत अच्छे से डेवलप होती है। अब यदि उस समय पर उसको वो एटमॉस्फेयर ना मिले, वो चीज़ ना सिखाई जाए, बाद में सिखाई जाए, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। यही होता है वो सेंसिटिव पीरियड, जिसमें बच्चे को जरूरत के हिसाब से चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगला प्रश्न लीजिए, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? किसमें बार बार बच्चा रिपीट करता है चीज़ों को, किसमें दोहराता है? मस्तिष्क पक्षाघात में नहीं, मस्तिष्क पक्षाघात में चीज़ों को दोहराता नहीं है। ये तो हमारे मस्तिष्क के डेवलपमेंट से रिलेट करती है, यानी कि कहीं पर हमारा मस्तिष्क डैमेज हो गया है। हो सकता है कि बच्चा जब गर्भ में हो तभी उसके मस्तिष्क में माइंड पर कोई फर्क पड़ गया हो, या जन्म के समय दिक्कत आ गई हो, या बाद में चोट लग गई हो, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया, मस्तिष्क पक्षाघात हो गया। इससे बच्चे को चलने फिरने में कठिनाई होती है, अपने हाथ पैर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका डेवलपमेंट बड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क पक्षाघात नहीं है। सोलिन क्रम विकार में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑर्डर है सर, ये क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑर्डर है। इसमें बच्चा क्या करता है, किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को, सेंटेंस को बार बार रिपीट करेगा, बार बार हाथ हिलाएगा, और समाज के साथ मैंने कहा था क्या, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, अपनी बात कैसे रखनी है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जो रिपीटेशन होता है ना, वो सोलिन क्रम विकार की विशेषता है, ASD की है, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑर्डर। अधिगमात्मक विकलांगता की, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में तो फिर आपकी जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। ध्यान न्यूनता क्रियाशीलता विकार की ADHD, इसमें बच्चा अपना ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है। कैसा समझाया है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, देखिएगा भाई, बात हो रही है यहाँ पे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की, CCE की बात हो रही है। ठीक है, CCE का मतलब ये है कि यहाँ पे एक तो निरंतर मूल्यांकन का मतलब होता है कि समय समय पर स्टूडेंट का क्या प्रोग्रेस है उसकी जांच करते रहो। ठीक है, और व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब है कि आप सिर्फ परीक्षा लेकर के उस बच्चे को ना जांचो, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है वो ना जांचो, बच्चा समाज के साथ कैसा है, समाज को लेकर उसके क्या विचार हैं, सोशल सर्कल उसका कैसा है, बच्चा इमोशनली कैसा है, बच्चा क्रिएटिव कैसा है, कितना क्रिएटिव है, उसके अंदर रचनात्मकता कितनी है, इस आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करो, वो होता है व्यापक मूल्यांकन। तो ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं? ये सब चीज़ें आती हैं वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो के अनुसार। ठीक, ये क्या है सर? ये जो वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो है ना, इसमें बालक की जो लर्निंग प्रोसेस है, फिर उसमें उसने एफर्ट कितना किया, अब उसमें उस लर्निंग प्रोसेस में सुधार कितना किया है, क्या प्रोग्रेस हुई है, उसकी स्किल्स कैसे डेवलप हो रही हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाती हैं। ये निरंतर और व्यापक दोनों का समर्थन करता है। ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, इसमें बालक के संपूर्ण डेवलपमेंट को दिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा एक नज़र डाल लेते हैं बाकी ऑप्शन पे भी। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण जो है ये केवल बुद्धि के लेवल को मेजर करता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो ये केवल अच्छे कामों का कलेक्शन इसमें होता है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण ये एक लिमिटेड टाइम की जो उपलब्धियां होती हैं उन्हीं को मापता है। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न प्यारे दोस्तों, कैसे क्लास से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, रोज़ आपको रात में 8 बजे क्लास मिल जाएगी। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार, कौन किसके अनुसार? सामाजिक रचनावादी, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग प्रोसेस है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, अब जैसे सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, या अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाव में होता है। अलगाव में तो कभी नहीं होगा, इसको तो हटा ही दो। ठीक है, अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है, केवल आ गया, इसको भी हटा दो, इसको अलगाव की वजह से हटा दो। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, इसको निष्क्रिय की वजह से हटा दो, निष्क्रिय और केवल दोनों लगे, तीनों ऑप्शन यहाँ पे हट जाएंगे। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। जैसे बात हो रही है किसकी? बात हो रही है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज की, जिसमें आती है वाइगोत्स्की की थ्योरी। जिसमें कौन आते हैं? जिसमें आते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत जिसमें आता है। ठीक है, और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाई जो लर्निंग है वो तो एक सोशल प्रोसेस है, वो तो सामाजिक प्रक्रिया है।
ज्ञान का निर्माण जो है वो व्यक्ति दूसरों के साथ बातचीत करके ही करता है। बच्चे सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में ही सीखते हैं, है ना। तो ये लर्निंग क्या है, सामाजिक प्रोसेस हो गया। जो लैंग्वेज है, जो हमारे डायलॉग हैं, जो कन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, जो सहयोग है, और जो एक इन्वायरमेंटल जो सोशल इन्वायरमेंटल है उसका हमारी लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, कैसे रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।